नमस्कार, एएनएन न्यूज के खास प्रोग्राम विभाग टू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन विभाग। देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र सभी पार्टियों के लिए मजबूत किला है और हर पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र में जीत दर्ज करके कीर्तिमान स्थापित करे। लेकिन इस बार महाराष्ट्र का चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। कई पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और पिछले दिनों में कुछ घटनाओं ने भी इस बार चुनाव को एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की महाराष्ट्र को लेकर सक्रियता। और एक तरफ शिवसेना के टुकड़े होना भी चुनाव का खेल बिगाड़ सकता है। तो आखिर महाराष्ट्र का चुनाव इस बार कैसे होने वाला है, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं राजकुमार अग्रवाल, जो पुराने समय में शिवसेना के साथी भी रहे हैं। साथ कांग्रेस से जुड़े हैं रमेश यादव और महाराष्ट्र से हमारे पत्रकार साथी सागर भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है सभी का। अरुणेश जी, सबसे पहले अरुणेश जी के पास चलते हैं। अरुणेश जी, कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो सर क्या स्थिति नजर आ रही है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र का जो चुनाव, जी बिल्कुल, महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम रहे, काफी उथल पुथल हुई। शुरू में कुछ दिनों महाविकास आघाड़ी की सरकार चली, फिर उसके बाद विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, ऑपरेशन लोटस चला, शिवसेना के 2 टुकड़े बीजेपी द्वारा किए गए, उसके बाद एनसीपी के 2 टुकड़े किए गए, और उसके बाद अब दोबारा जब चुनाव हो रहा है तो तस्वीरें काफी अलग हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अगर हम 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना करें तो एनडीए को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि जनता ने, जो बीजेपी ने यहाँ पे डर्टी पॉलिटिक्स खेली है, वो जनता ने देखी और उसका सीधा सीधा जवाब जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए गठबंधन को दिया। अब अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी लगभग लगभग यही स्थितियां रहेंगी, क्योंकि जनता के जो अहम सवाल थे, जो अहम समस्याएं थी, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो तमाम इंडस्ट्रीज को महाराष्ट्र से शिफ्ट कर दिया गया है गुजरात की तरफ। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल सिटीज में लगने थे, वो तमाम प्रोजेक्ट गुजरात में शिफ्ट कर दिए गए। इससे जो प्राइवेट सेक्टर में बेरोजगारी है वो बढ़ गई है। मजदूर, काफी जो लोअर क्लास, लोअर लेवल के जो मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए हैं। और इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है स्टेबिलिटी का या स्थायित्व का लेके। जो राजनीतिक अस्थिरता बीजेपी ने पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में कायम की है, तो जनता उसका माकूल जवाब इनको देगी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोगों के विश्वास के साथ कुठाराघात बीजेपी द्वारा किया गया, जिस तरीके से बीजेपी ने वहां के जो आम जनमानस है उनके साथ विश्वासघात किया है, चाहे वो नौकरी की समस्या रही हो, चाहे वो किसानों की समस्या रही हो, चाहे वहां पे महंगाई की समस्या रही हो, और अब इस समय जो मुद्दा है वो है आम जनता की सुरक्षा का। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की सुनिश्चिति कीजिए, हमारी सुरक्षा बढ़ाइए, वहां के आमदार और खासदार यानी कि एमपी एमएलए भी तमाम कह रहे हैं कि साहब हमारी सुरक्षा बढ़ाओ, हम जनता के बीच में रहते हैं, कोई भी आके हमें कभी भी हमारे साथ कोई बड़ी घटना कर सकता है। तो सोचिए, जब बड़े जो खास लोग हैं उनको डबल इंजन सरकार सुरक्षित नहीं कर पा रही है, तो आम जनता की सुरक्षा की तो बात करना बेईमानी सुरक्षा नहीं दे पा रही है। राजकुमार अग्रवाल जी, डबल इंजन सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, क्या कहेंगे सर? मैं आपको सर्वप्रथम यही कहूंगा कि डॉक्टर अरुणेश यादव जी ने जितनी भी बातें कही हैं एकदम मिथ्या, मनगढ़ंत, जबकि देश की एक आवाज है इस समय कि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, ये आपने देख लिया है।
और देश की जनता ने जो अपना प्यार भाजपा को दिया है, उससे इस बार तीसरी बार यानी हैट्रिक में भी हम लोग भाजपा ने सरकार बनाई है। मैं इस बात को यहाँ पर बता देता हूं, महाराष्ट्र में अब ये चुनाव हैं और अभी हाल ही में यानी कुछ दिन पहले की बात है, ज्यादा हफ्ते भी नहीं बीते इसके अंदर, कांग्रेस को जो चोट मिली है हरियाणा से, एक थप्पड़ नहीं, दोनों गाल पर थप्पड़ मिला है। और फिर भी अरुणेश जी ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये मैं तो कहूंगा कि अरुणेश जी थोड़ा सा समझिए बात को, देश के मूड को समझिए। देश चाहता क्या है? देश राष्ट्रवाद चाहता है। आपकी तरह देश में हिंदू मुस्लिम करा करके आग नहीं लगानी है। देश चाह रहा है कि देश अमन और चैन की सांस ले, और इसलिए मोदी को चुन करके हमारे जनता ने इस देश को सीधा सीधा सवाल आपके ऊपर लगा रहे हैं अग्रवाल जी, क्या आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? अग्रवाल जी शायद ये बात भूल गए कि अगर देश की जनता ने मोदी जी को बहुमत दिया होता तो इनके पास आंकड़ा 272 से ऊपर होता। इन्हें नीतीश बाबू, नायडू जी और जो तमाम सहयोगी दल है उनकी बैसाखी नहीं बनानी पड़ती। तमाम बैसाखियों के सहारे ये सरकार चल रही है। और आपके जो सर्वे सर्वा नेताजी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, अब वो एनडीए सरकार का दम्भ भर रहे हैं, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हर जगह मोदी सरकार कहा जाता था, बीजेपी सरकार भी नहीं कहा जाता था। सरकार मतलब मोदी सरकार। और अब खुद प्रधानमंत्री जी के मुखार बिंद से एनडीए सरकार आता है। और दूसरी बात, 1 मिनट और ले रहा हूं कि सर जो कह रहे हैं कि हरियाणा में हमें पटखनी दी है, तो आप जम्मू कश्मीर के बारे में भी कहिए कि जम्मू कश्मीर में आप हरियाणा का जिक्र करते हैं, जम्मू कश्मीर का भी जिक्र कर लिया कीजिए कि वहां आपके साथ क्या हुआ, आप किस तरीके से कह रहे थे, पूरे आश्वस्त थे कि हमने साहब 370 जो रोक दी है धारा, उसके बाद कश्मीर में अमन चैन बहाल हो गया है। और अगर अमन चैन बहाल हुआ तो जनता ने वहां आपको क्यों नकारा, क्यों आप वहां सरकार नहीं बना पाए? और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है, जो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में आग लगाना, तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि नफरत का जो बाजार है वो कौन गर्म कर रहा है, कौन हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाता है, कौन दलितों को ओबीसी से लड़ाता है, कौन सवर्णों को दलितों से लड़ाता है। आए दिन आपके नेता नफरती भाषण देते हुए मिलते हैं, आपके मजबूत मजबूत मुख्यमंत्री कहते हुए मिलते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आए दिन आपके नेता मुसलमानों को गालियां देते हुए मिलते हैं। तो पहले आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए। और इस तरह से अच्छी बात है, आप अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कम से कम तथ्यों पे रह के बात की जाए। अरुणेश यादव, डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में और सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी चढ़ी बातें होती हैं। और हाल ही में अभी आपने बाबा सिद्दीकी की हत्या, बहुत गंभीर विषय है, और एक जेल से एक क्या कहना चाहिए, बहुत बड़ा क्रिमिनल सीधी सीधी थ्रेट दे रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं सर सवालों के निशाने पे है, सवाल बनता है इस पे, और ये कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्या कहेंगे राजकुमार जी? मैं यादव जी को सबसे पहले याद दिलाना चाहता हूं, तीसरी बार क्या राहुल की सरकार बनी है क्या इस देश में? क्या अकेले मोदी जी सत्ता में आए हैं? क्या अकेले मोदी जी अपने चेहरे पे, अपने दम पे सत्ता में आए हैं? अरुणेश जी, मेरा नाम राजकुमार है, मुझे बोलने के लिए नहीं, बिल्कुल आपका नाम राजकुमार है, लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं ना, की सबसे बड़ी शैली ये है कि हमने आपको पूरा मौका दिया जाता है बोलने का। जब मेरा नाम पुकारा जाता है, मौका नहीं दे रहे, ये मौका तो जनता जनार्दन दे रही है। आप राजकुमार नहीं बन सकते, आप अरुणेश ही रहिए। मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अरुणेश जी, आपकी जो 3 बार यानी कि पहले 2014, 2019 और प्रेजेंटली में 3 मौके आपको सब देश ने दिए, और तीनों मौकों में आप 99 सीट से ऊपर राज्यसभा के लिए नहीं ला पाए। ये बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि देश आपको नकार नहीं रहा, आपको धिक्कार रहा है। और जल्दी से मैं ये कहूंगा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे देश में राहुल गांधी हैं जो बार बार हमें इस देश में जीत का मौका देंगे।
अभी तीसरी बार सरकार बनी है, और मैं गारंटी से कह सकता हूं जब तक राहुल गांधी आपके बीच में रहेंगे, पप्पू जी रहेंगे, हम सरकार इसी तरह से बनाते रहेंगे। शब्दों की मर्यादा में रहिए राजकुमार जी, शब्दों की मर्यादा में रहिए राजकुमार जी, शब्दों की मर्यादा में रहिए। 1 मिनट नहीं, शब्दों की मर्यादा में रहिए। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, किसी भी नेता को इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं कंडेम करता हूं। मैं आपके नेता के लिए मोदी जी बोल रहा हूं, आपको मेरे नेता के साथ सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। आप अगर शब्दों का प्रयोग बिगाड़ेंगे, मैं शब्दों की मर्यादा भूल जाऊंगा राजकुमार जी, आपके लिए ठीक नहीं होगा। आपको डिबेट करनी है, अपना पक्ष रखना है, शब्दों की मर्यादा में रखिए राजकुमार जी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप ये मत समझना मैं और कोई प्रवक्ता हूं, मुझे आपकी भाषा में जवाब देना आता है। ये क्या तरीका हुआ? आप नहीं सर, ये नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह की बात को, बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये क्या तरीका है बात करना है? अपना पक्ष रखना है, शब्दों की मर्यादा में रखिए। नहीं बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है, अपनी बात को पूरी करूं। पहले आप माफी मांगिए, आपने मेरे नेता का अपमान किया है, पहले आप माफी मांगिए। क्या मैं पहले आप माफी मांगिए, आप मेरे नेता का अपमान कैसे कर सकते हैं? क्या मैं अपनी बात को पूरी कर सकता हूँ? पहले माफी मांगिए, उसके बाद बात होगी आगे। आप मेरे नेता का अपमान कैसे कर सकते हैं? अरुणेश जी ने कहा जम्मू कश्मीर की बात, 1 सीट लेकर आप मेरे नेता का अपमान कैसे कर सकते हैं? पहले माफी मांगिए। ये बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी कितनी सीट लेकर आपने मेरे नेता का अपमान कैसे किया? आपने मेरे नेता का अपमान कैसे किया? पहले माफी मांगिए राजकुमार जी। आ रहा हूं, पहले माफी मांगिए, आपकी बात पर पहले माफी मांगिए, विषय से कुछ नहीं, पहले माफी मांगिए। नहीं पहले ये माफी मांगेंगे। इस तरह से बीजेपी के प्रवक्ताओं की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। ये जो पप्पू शब्द है, पहले माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए राजकुमार जी, पहले माफी मांगिए राजकुमार जी, पहले माफी मांगिए। मैंने नहीं दिया राजकुमार जी, पहले माफी मांगिए। नहीं मैं डिबेट आगे नहीं होने दूंगा इस तरह से बदतमीजी से। ऐसा है, राहुल गांधी जी नेता विपक्ष है, राहुल गांधी जी नेता विपक्ष है। आप इस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं करने नहीं दूंगा। गलती हो जाती है, नहीं गलती होती है तो माफी मांगे, गलती होती है तो माफी मांगे ना, माफी भी मांगने को तैयार नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएंगे तो आप नहीं, बात ध्यान से नहीं, आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, माफी मांगिए, उसके बाद बात आगे। राजकुमार जी ऐसा वैसा मत समझिएगा मुझे। मैं आपको राजकुमार जी पहले आप माफी मांगोगे, उसके बाद बात होगी। से ज्यादा समझदार हैं, मैं ये भी मान रहा हूँ राहुल गांधी से बहुत ज्यादा समझदार हैं। नहीं, बातों को घुमाइए मत, बातों को इधर उधर मत घुमाइए, बातों को इधर उधर मत घुमाइए। यहाँ आपने कहा है आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। राजकुमार जी ऐसे डिबेट नहीं होती, मुझे स्मरण कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैं भी आपको बहुत कुछ स्मरण कर, अब देखो फिर कह रहे हो, ये जो नाम फिर कह रहे हो आप फिर कह रहे हो, आपने खुद बोला है राहुल गांधी जी के लिए, आपने कहीं और कोई इधर उधर नहीं किया है। राजकुमार जी ऐसे नहीं होने दूंगा मैं। राजकुमार जी जब पहले माफी मांगिए राजकुमार जी, नहीं पहले माफी मांगिए, पहले इनको माफी मांगनी पड़ेगी। आलू डाल के सोना निकाल सकते हैं तो ऐसे राहुल गांधी को लेकर के इस वो नाले से गैस भी निकाल सकते हैं। आपके नेताजी नाले से गैस भी निकाल सकते हैं, आपके नेता नाले से गैस भी निकाल सकते हैं। नाले की गैस से पकौड़े तल सकते हैं। जब बादल आ जाते हैं तो रेडार नहीं देख पाता है हेलीकॉप्टर को, हवाई जहाज को। बोलना है और नहीं बोलना है, नहीं गलत बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा राजकुमार जी। चलिए आप तथ्यों पे रहिए। नहीं हो नहीं जाता सर, नहीं ऐसे कैसे हो जाता है सर? हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है? आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव को लेके मुद्दा चल रहा है, मुद्दे पे बात कीजिए ना। मैं क्या अनर्गल बातें कर रहे हैं आप इधर उधर की? आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप अनुशासन तोड़ चुके हैं, आप अनुशासन तोड़ चुके हैं। देश के अंदर एक ही पार्टी ऐसी है जो अनुशासनहीनता करती है।
हमारे यहाँ देश के इंदिरा अंदर गांधी की एक ही तरह पार्टी इमरजेंसी है नहीं जो लगा देते। अनुशासनहीनता करती है, वो है बीजेपी। और बीजेपी के सत्ताधारी दल के जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रवक्ता है, वो नेता विपक्ष के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उस पर माफी भी नहीं मांगते हैं। 1976 में आप ही की पार्टी कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने इस देश के अंदर काला दिवस आप मनाया था, यानी राष्ट्रपति शासन वर्तमान बनाया की था। बात कीजिए, ये सिर्फ वर्तमान की बात कांग्रेस की कीजिए। परंपरा है कि दबाओ, देश का कुचलो, मचोलो, निगोड़ दो और जेलों में डाल दो। ये परंपरा, और बीजेपी की परंपरा है कि विपक्ष के नेताओं का अपमान करो, हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगाओ, बदतमीजी का राहुल गांधी ने प्रदर्शन ही करो, कहा था जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये राहुल गांधी ने ही अपमानजनक कहा था शब्दों का जातीय जनगणना इस्तेमाल होनी करो। चाहिए, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि ये मुसलमानों की भी होनी बीजेपी का। चाहिए। आप समझिए, राहुल गांधी की बात अरे को मैं आपको मुद्दे इसमें पे रहो समझता ना। हूँ। राहुल गांधी ने अरे ही कहा था राजकुमार जी, कि मुद्दे जातीय पे रहो जनगणना ना, होनी चाहिए, लेकिन मुद्दे पे जाति सिर्फ रहो ना, हिंदू की याद आती है, उनको मुद्दे की बात मुस्लिमों की करो याद नहीं आती राजकुमार क्या? जी। तो आपको समझना राजकुमार पड़ेगा जी, कि मुद्दे की आपके बात पास में करो, एक ऐसा मुद्दे की व्यक्ति बात है जी, जो इस पार्टी को, मुद्दे की भाजपा को बात करो। हमेशा चार गुनी चौगुनी बढ़ा रहा है, वो है राहुल गांधी। इतनी जो चौगुनी आनी फैक्ट्री, थी तो 400 का जो दम जलेबी की भरने फैक्ट्री वाले लगा रहा है, वो 240 पे व्यक्ति वो आके देश क्यों चलाएगा सिमट क्या? गए? आलू में से सोना निकाल रहा है, जलेबी खेतों में से उबाल रहा है, निकाल रहा है आदमी, कैसे ये देश चलाएगा? आप देश फिर ने बेतुकी नकार दिया बातें है। करने लग गए हो अग्रवाल राजकुमार, जी फिर अगर बेतुकी आलू से बातें सोने करने की लग गए बात हो। होगी, अग्रवाल जी अगर आलू से सोने की बात होगी, तो ऐसी इनको बहुत इनको सारी चीजें इनको बहस ही कि नहीं जो करनी, इनको डिबेट करनी ही बीजेपी नहीं के बड़े आती है। नेताओं की तरफ से भी कही गई है। तो सर, इन चीजों में टाइम बर्बाद न किया जाए, काम की बात की जाए। दर्शकों को वही बात पसंद है, इन बातों से कोई हल निकलने वाला नहीं है, और शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखा जाए, प्लीज। रोटेट करने के लिए बोलो, माइक अवधेश यादव जी अवधेश यादव जी अवधेश यादव, सवाल ये था, हमारी इस गर्म बहस से पहले सवाल ये था कि डबल इंजन की सरकार में बाबा सिद्दीकी जैसे एक बड़े नेता की हत्या हो जाती है और जेल से बैठा हुआ एक क्रिमिनल जो विचाराधीन कैदी है, वो खुलेआम थ्रेट दे रहा है। तो सर, ये सवाल तो सरकार पे बनता है और सवाल उठता है, और जनता और देश जानना भी चाहता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। जनता के प्रतिनिधियों की हत्या हो रही है और हत्यारों का आपकी सरकार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंटरव्यू लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। हत्यारों को आप हीरो बना रहे हो, जनता के प्रतिनिधियों को आप विलेन की तरह पेश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो मारा गया है वो मुसलमान है। तो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करके लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी को, एक गैंगस्टर को आप हीरो बना के प्रस्तुत कर रहे हो। उसको सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आप संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हो। तो ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है, इस डर्टी पॉलिटिक्स का जवाब जनता मांगना चाह रही है कि आखिर एक अपराधी को इतना संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। एक अपराधी जेल के अंदर रहकर इस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है? कौन है वो अधिकारी जो इस षड्यंत्र में शामिल है, या कौन वो लोग हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं? इस मामले की आखिर जांच क्यों नहीं हो रही है? और इस मामले को राजनीतिक टूल देकर जो गैंगस्टर हैं, जो हत्यारे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, उन्हें हीरो बना के प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? सरकार के लोग इसका जवाब दें। सरकार के लोग इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि सरकार के लोग इधर उधर बातों को घुमाकर, बातों को ट्विस्ट करके मुद्दे से जनता को भटकाना चाह रहे हैं। जनता सवाल कर रही है मुद्दे पे और आप लोग जवाब दे रहे हो इधर उधर के। आप लोग चलिए, सवालों में जवाब से दे सवाल लेते ढूंढ रहे हो। हैं। राजकुमार अग्रवाल जी हो सकता है इसका जवाब दें। क्या जवाब देते हैं राजकुमार जी? क्या कहेंगे राजकुमार जी? जी, मैं यही कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर आर्टिकल 51 ये हमें आजादी देता है, हम जेल से चुनाव लड़ें, क्रिमिनल रहते हुए कोई चुनाव लड़े। ये मैं नहीं कह रहा, ये आर्टिकल 51 देश के संविधान में आप पढ़ेंगे, उठाइए, ध्यान से पढ़िएगा इस बात को। उसमें अभी आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर में एक इंजीनियर साहब थे, जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा, वो जीत गए। क्यों लड़े? किससे लड़े? भाजपा से तो नहीं लड़े ना। वो कौन सी पार्टी से लड़े? आतंकवादियों की पार्टी से लड़े, और जनता ने उनको चुन के भी दे दिया। तो यहां पर चुनने का अधिकार जनता को होता है,
लड़ने का अधिकार। सर यहाँ चुनने की तो बात ही नहीं हो रही है अग्रवाल जी, यहाँ चुनने की बात कहाँ हो रही है। यहाँ तो बात ये हो रही है कि जेल में बैठा हुआ एक कैदी सीधेआम खुलेआम धमकी दे रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सर बातों को डाइवर्ट नहीं करना सर, सीधा सीधा जवाब दीजिए सर। मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप समझेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। आर्टिकल 51 ये आजादी है, देता है आपको अपनी बात को रखने की, प्रस्तुत करने की, देश में चुनाव लड़ने की, और उस आर्टिकल 51 के तहत ही ये सब सारे काम हो रहे हैं। इसमें पार्टी का, भाजपा का कोई रोल नहीं है। पार्टी को सिर्फ बदनाम करने की जो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश तिवारी जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। स्वागत है साहब। जी नमस्कार सुरेश जी, स्वागत है। धन्यवाद जी बोलिए। सुरेश जी, सवाल मेरा ये था, हमारे जो बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं उनसे सीधा सीधा सवाल ये था कि डबल इंजन की सरकार में जेल में बैठा हुआ एक विचाराधीन कैदी सीधा सीधा कहीं ना कहीं हमले की जिम्मेदारी लेता है और कई बड़ी हस्तियों को सीधे सीधे थ्रेट देता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्या कहेंगे? जरूर बनती है, इन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि ये सत्ता में है जी। आप सत्ता में हैं, ये जिम्मेदारी लेना मतलब इन्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जिस हिसाब से उन्होंने टारगेट किया है अच्छे मतलब बड़े लोगों को, तो सबसे पहली बात उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी इनकी होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसकी जिम्मेदारी न लेते हुए आज पूरे देश में आज एक क्रिमिनल को, ये सत्य बात है कि उसको हीरो की तरह प्रमोट कर रहे हैं। और ये उस आतंकवादी दाऊद को, जिसकी हम सब पूरा देश निंदा कर रहा है, उसके विरोध में इसको बता रहे हैं कि हम उसके पक्ष में है कि हिंदू जो है इसको मतलब हम बचाएं इसको। ये हिंदू बनाम मुस्लिम गैंगस्टर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिशा में इस देश को ले जा रहे हैं। मतलब ये क्या चाहते हैं, हर हिंदू युवा जो है लॉरेंस बिश्नोई, मतलब किसी का नाम नहीं लेता, मतलब वो ये बन जाए। आज तो कोई ऐसा खड़ा होकर नहीं बोल रहा है, तो ये जिम्मेदारी इनकी होनी चाहिए। इनको इंट्रोगेशन करना चाहिए कि भाई जब तुम जिम्मेदारी ले उसका केस रजिस्टर होना चाहिए। ये सही बात है, इनको लेनी चाहिए इसकी जिम्मेदारी। अरुणेश यादव जी, महाराष्ट्र से हमारे जो समाज सेवी जुड़े हुए हैं वो सीधा सीधा क्या कह रहे हैं, ये तो आपने सुन ही लिया होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित तौर पे हिंदू टेररिज्म, हिंदू गैंगस्टर बनाम मुस्लिम गैंगस्टर एंगल दिया जा रहा है। चूंकि महाराष्ट्र में काफी पहले तक अंडरवर्ल्ड का साया रहा महाराष्ट्र में, और दाऊद इब्राहिम बहुत बड़ा गैंगस्टर भी रहा है, तो कहीं ना कहीं अतीत के पन्नों से उन चीजों को निकाल के उघेड़ने की कोशिश की जा रही है। और गैंगस्टर जो ये आतंकवाद है, इसमें भी धर्म को जोड़ा जा रहा है। जबकि मैं आपको बताता हूं कि ना तो साधु की कोई जाति धर्म होती है और ना ही आतंकवादी या अपराधी का कोई जाति या धर्म होता है। अपराधी या आतंकवादी किसी भी जाति का या किसी भी धर्म का हो सकता है। उसी तरह से साधु यानी कि अच्छा इंसान, साधु मतलब अच्छा इंसान, वो भी हर जाति और हर धर्म में होते हैं। समाज सुधारक हर जाति हर धर्म में आते का व्यवसायीकरण कर दिया है, राजनीतिकरण कर दिया है, और देश को इस कदर नफरत की आग में झोंक दिया है कि आदमी हर जगह नफरत फैलाना चाह रहा है। आम चौक चौराहे पर चले जाइए, आदमी जाति और धर्म के नाम पे लड़ता हुआ मिल जाएगा। आए दिन आपको सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो वायरल होते दिखेंगे जहां पे आदमी आपस में झगड़ा करता मिलेगा। ओके राजकुमार अग्रवाल जी की प्रतिक्रिया लिए लेते हैं इस पे पहले। जी अग्रवाल जी, राजकुमार अग्रवाल जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद आवाज नहीं जा रही है। राजकुमार अग्रवाल जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बोलिए सर, बोलिए। मैं बीच में सुन नहीं पाया था, मेरा नेटवर्क डाउन हो गया था। मुझे बताएं क्या सवाल था, क्या था? सवाल यही था सर, सीधा जेल से धमकी आ रही है और एक जनप्रतिनिधि को, चुने हुए जनप्रतिनिधि की सीधे सीधे हत्या हो जाती है, तो सवाल उठना तो लाजमी है। इस पे क्या कहेंगे सर? सवाल उठना लाजमी है, उठना भी चाहिए, और इस देश को सोचना भी चाहिए। जब दाऊद हमारी बहन बेटियों को उठा करके ले जाते हैं
तब यही कांग्रेस कहाँ थी? ये कांग्रेस कहाँ थी? आज दाऊद डॉन कहाँ बैठा हुआ है? पाकिस्तान में। ये कांग्रेस क्या कर रही थी? आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इसमें पार्टी को दोष नहीं दे सकते हम जय। हमारी पार्टी 10 साल में तो बीजेपी की सरकार है सर, 10 साल में क्या हुआ सर? मैं यही कह रहा हूँ कि पार्टी हमारी बहुत अवेयर है इस चीज को लेकर के। हर अपराधी को, जैसे कहते हैं ना उत्तर प्रदेश के अंदर मिट्टी में मिला देते हैं अपराधियों को, और हमारी तो वैसे भी डबल इंजन की सरकार है, तो हम एक एक अपराधी को मिट्टी मिला देंगे, धूल में चटा देंगे, समुद्र में भेज देंगे, लेकिन साक्ष्यों के साथ भेजेंगे। ऐसे सुरेश तिवारी से पूछते हैं कि कितना मिट्टी में मिलाते हैं। 1 मिनट इंतजार करिए सुरेश तिवारी, हमारा कहना मिट्टी में मिलाते हैं? मिट्टी में आप किसे मिलाना चाहते हैं? एक विशेष समुदाय को मिलाना चाहते हैं कि गैंगस्टर को मिलाना चाहते हैं? बाकी का गैंगस्टर नहीं दिख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लिस्ट उठा के देखिए ना। आज आपके यहाँ एनएलसी है, राजकुमार जी नाम लीजिए भी मत, कोई दिक्कत नहीं, नाम मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़े माफिया ब्रजेश सिंह जी हैं, जो दाऊद के ही आदमी थे। आपने क्या कार्रवाई की है? जे हत्याकांड में उनका नाम था, बताइए ना। आज आपसे वो विधायक है, आप अभय सिंह का नाम लीजिए, धनंजय सिंह जी का नाम लीजिए, कि खाली एक विशेष समुदाय ही आप ले रहे हो? आप बताइए ना, किसको मिट्टी में मिला रहे हैं आप? अरे ठीक है, मिट्टी में तो सभी को मिलना है, लेकिन मिट्टी में एक विशेष समुदाय को? अरे मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा था? आप बताइए ना। आज आप किस देश में जा रहे हैं? इस देश की दिशा किस तरफ मोड़ रहे हैं? किस तरफ आप मोड़ना चाहते हैं? बता दीजिए। भगवा बनाम है हिरवा? अरे 3 रंग से बना है हमारा तिरंगा। बताइए ना, आप देश को युवाओं को कौन सी दिशा में लगाना चाह रहे हैं? अब आज जो नाम आप बता रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई, अगर लॉरेंस डिसोजा होते तो इसको किस समुदाय का नाम देते? आप बताइए, तब आप क्या देते? अरे गैंगस्टर को की कोई वो नहीं है भाई साहब, अपने मतलब के लिए गैंगस्टर चला रहे हैं, लेकिन एक समुदाय को हिंदू बनाम मुसलमान गैंगस्टर मत बनाइए देश को। सब हर वो आदमी आतंकवादी है जो देश के खिलाफ हिंदू है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आप विशेष समुदाय को लेकर नहीं चल सकते। आतंकवादी है, क्रिमिनल से क्रिमिनल है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। मिट्टी में मिलाने का आप उनको मिट्टी में क्यों नहीं मिलाए? एक तरफ एक रेप होता है जो साबित नहीं होता, उसका आप घर गिरा देते। सुनिए एक मिनट, आप सुनिए। दूसरी तरफ एक आपका मंत्री जो जेल हुआ, उसका घर गिरा क्या? जो कानपुर से जो आपके विधायक बीजेपी के थे, जो मंत्री जो जेल में गए हैं, उसका घर आपने गिराया क्या? विपिन जी तिवारी जी बोले थोड़ा सा पानी पी ले। अरे पानी कैसे आप पीने देंगे? क्या पानी पी के आए सर? चाय पानी पी के आए? अब सुनिए, ये समाजवादी पार्टी के सुरेश तिवारी पी कर आए सर, आप बताइए। भड़ास है, वो भड़ास ये है कि हमारे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडों को, माफिया को ध्वस्त कर दिया है, जमीन में मिला दिया है। इनके दर्द इसलिए बहुत ज्यादा उठ रहा है। और मैं समाजवादी पार्टी ने जो पैदा किए ना गुंडे, ये तो महाराष्ट्र है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर का घर नहीं गिरा। समाजवादी है, राष्ट्रवादी सोच नहीं है। अगर इनकी राष्ट्रवादी सोच होती है तो आगे का घर नहीं गिरा। ये गुंडों को पैदा करने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। इस चीज का है, मैं बता रहा, कुलदीप सिंह सेंगर जी का घर नहीं गिरा, अजय सिंह टेनी का घर नहीं गिरा। अच्छा, जिसका घर आप गिराए हो वो साबित हुआ क्या? डीएनए की रिपोर्ट आ गई है, वो तो बलात्कारी भी नहीं साबित हुए जो अम्बेडकर नगर की अभी घटना हुई है, जिसका घर। अब वो घर बना के देगा कौन? ये कौन देगा घर बना के? उसका तो होगा, बताइए ना। कौन देगा? समाजवादी पार्टी का काम है, कांग्रेस का काम है। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा हिंदुस्तान, ये इंडिया जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप उस पार्टी के आदमी हैं जो आपकी पार्टी का जो मुखिया है, देने का कानून का है, जो माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है। आप उसका अपमान कर रहे हो। देखिए, फिर से ये राजकुमार जी की एक लाइलाज बीमारी है। अब फिर से इन्होंने असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है। इनके मुझे लग रहा है सुलेमानी कीड़ा है, इनको सुलेमानी कीड़ा है, इनको सुलेमानी कीड़ा है। ये विपक्ष के नेताओं के लिए शोभनीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वकालत कर रही है अरुणेश जी, इनकी वकालत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि वो इंडी गठबंधन जो बना हुआ है। मैं इंसानियत की वकालत कर रहा हूँ। आप ऐसा है राजकुमार जी, मैं इंसानियत की वकालत कर रहा हूँ। मैं किसी विशेष समुदाय
या विशेष पार्टी की वकालत नहीं कर रहा हूं। आप किसी विशेष चीज की वकालत कर रहे हैं। आप वकालत किसी चीज की कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत गर्म मुझे होती कुछ जा रही नहीं है और चाहिए। वक्त हमें इजाजत नहीं देता, वक्त हमें और इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जी धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।